अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। धांधली जिसे कभी बेज़ाब्तगी तो कभी नाअहली से ताबीर किया जाता है, आज भी मुल्की इंतखाबात के लाजिम जुज़ की हैसियत से मौजूद है। कभी RTS, कभी धुन तो कभी अमले का मुबैना अगवा इंतखाबात की शफाफियत को दागदार करता रहा। ऐसे में पार्लिमान को अपने नुमाइंदगान का मरकज समझने वाले अवाम सवाल करते हैं कि वो दिन कब आएगा जब मुल्क में इंतखाब साफ और हुक्मरान शफाफ होंगे। ये वो सवाल है जो आज की इस ट्रांसमिशन में भी हम जिसका अहाता करेंगे और दीगर सवालात जिन पर आज की इस ट्रांसमिशन में हम बहस करेंगे और अपने मेहमानों से उनकी राय उन सवालात पर जानेंगे। सबसे पहले उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात हों, ज़िमनी या बल्दियाती, हर इंतखाबात में शफाफियत का सवाल क्यों उठता है। इसके बाद हम बात करेंगे NA-75, क्या अब इंतजामिया इस हल्के में बेहतर माहौल में इलेक्शन करवा पाएगी। हमारा तीसरा सवाल होगा कि तहरीक इंसाफ ने पहले कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन का फैसला कबूल करेंगे, फिर चैलेंज करने का फैसला क्यों किया। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे कि इंतखाबी इस्लाहात में दुश्वारियां क्या हैं, क्या हुकूमत और अपोजिशन इस्लाहात करने में संजीदा भी हैं। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि अगर सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से हुए तो तहरीक इंसाफ को क्या खतरात लाहक होंगे। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि एंकर पर्सन तज्जियाकार समर अब्बास भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, री इलेक्शन का जो फैसला डस्ट का NA-75 में हुआ है, जरा पहले ये तो वाजे कर दें, ये फैसला जीत किसकी है? क्योंकि आप लोग भी क्रेडिट ले रहे हैं, हुकूमत भी क्रेडिट ले रही है, जीत किसकी है ये फैसला? देखिए, इमरान खान साहब का ट्वीट बहुत वाजे था कि उन्होंने कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग कराई जाए। फिर उस्मान डार साहब ने जिस दिन फैसला आना था 1 बजे एक ट्वीट किया कि हम फैसले को कबूल करेंगे, और जब फैसला आ गया तो उन्होंने चैलेंज करने का फैसला किया। और जो चैलेंज करने का फैसला है वो वज़ीर आज़म की मीटिंग में ये तय किया गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ये तवक्को नहीं कर रही थी कि ये आ जाएगा फैसला। देखिए, हमने एक तो इसको बहुत संजीदगी से लिया। जो सेक्शन 9 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी इलेक्शन को जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे उसको वो वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको ख़त्म करके नया इलेक्शन करा सकते हैं। अब जब ये इख्तियार था तो हमने टॉप नॉच लॉयर इसमें हायर किया। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, बतौर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, एक आईनी माहिर और एक कानूनी माहिर कि उनका एक पाकिस्तान में एक स्टैचर है। हम पहली पेशी पे उनको तैयारी के साथ लेके गए, 2 घंटे में उनके साथ खुद बैठा, उनकी तैयारी करवाई। PTI वालों की तैयारी कोई नहीं थी। अब आपकी तैयारी ना हो, फिर आपके फैसले को हम चैलेंज करेंगे। हम समझते हैं कि जिन पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग की गई, जिनके दरवाजे बंद किए गए, और देखिए हमारे माशरे में खातून होना वैसे ही मुश्किल है, और एक खातून उम्मीदवार को जिस तरह मर्द हजरात के जरिए, मर्द अहलकारों के जरिए, पुलिस वालों के जरिए रोका गया, उस दर खींची गई, उसके लिए ये आसान नहीं था। तो इसलिए जो 20 पोलिंग स्टेशन अपनी जगह पे जिनका अमला यकदम गायब हुआ, इकट्ठा बाजियाब हुआ, और उन्होंने आके जो बहाने किए, मैं वहाँ पे मौजूद था आरओ ऑफिस में, शर्म आ रही थी कि एक खातून ने कहा जी ये मैं फॉर्म फिल कर रही थी पूरी रात, दूसरे ने कहा जी धुंध बड़ी थी, एक ने कहा मैं 7 गाड़ियां बदल के आया हूँ, हर गाड़ी खराब हो जाती थी, इसमें से 3 गाड़ियां पुलिस। लेकिन अता फिर अब जब आपने भी गुफ्तगू आरोज की सुनी है, ये बात तो तय हो गई, इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया कि आरोज देर से आए थे, तो क्या री इलेक्शन हल है, या फिर इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि जितनी भी बेजाब्तगी हुई है या आरोज वगैरह गायब हुए हैं, किधर गए थे, क्या मामला हुआ? फिर देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जियो फेंसिंग करा लें, आपको मोबाइल का टावर बता देगा कि कौन शख्स किस वक्त पर कहां मौजूद था, वो साबित हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस इलेक्शन के दौरान रिगिंग इस तरह भी की गई कि एक बदनामे ज़माना DSP पोस्ट हुआ, हम हाई कोर्ट गए, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, हमने उसको सेट असाइड करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया, वो चार्ज ना छोड़े, इलेक्शन कमीशन से दोबारा दरख्वास्त की कि इसका चार्ज छुड़वाएं, उसने चार्ज छोड़ा, उसका नाम था जुल्फिकार विर्क। इलेक्शन डे ड्यूटी रोस्टर में उसका नाम जुल्फिकार अली लिख के उसको पूरे इलेक्शन का इंचार्ज बना दिया गया। तो बात यह है कि जहां जहां फायरिंग हुई है, जहां जहां पोलिंग रोकी गई है, जहां जहां अमवात हुई हैं, जहां जहां वोटर को उसके बुनियादी हक से इसलिए महरूम रखा गया है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वोटर है और दरवाजे बंद किए गए हैं, ओवर एंड अबव दैट ये 20 लोग अगवा होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, रात आरओ को मैंने पूछा, सारों की मौजूदगी में, मैंने कहा आरओ साहब 2:30 बज गए हैं, मैं वजीराबाद से रिजल्ट लेके आया हूं, आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? कहता जी बेसरो सामानी की हालत है, ना मेरा DC फोन उठाता है, ना DPO फोन उठाता है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इन्वॉल्वमेंट पे चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को इन्वॉल्व किया गया। और देखिए इनको बाजियाब किसने किया? पंजाब पुलिस ने किया। आप 4 बंदों को अंदर करें, सब उगल देंगे कि ये कहां पे थे और हम कहां से इनको लेके आए हैं। और ये नहीं था कि एक शख्स शिमाल में था और दूसरा जनूब में था, ये सारे एक ही जगह से बाजियाब हुए हैं। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि कासिम सूरी साहब बतौर डिप्टी स्पीकर कैंपेन करते रहे। दूसरी बात, फिरदौस आशिक अवान बतौर सूबाई मावने खसूसी आरओ के दफ्तर में आई और आरओ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, फोन किया। तारिर साहब, आपके जो पॉइंट्स हमारे सामने आए, मैं ज्वाइन किया यहाँ पर सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौहान साहब, आप जब ऑपोजिशन में थे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, तो आपका ये इल्ज़ाम था कि धांधली हुई है और उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर पीटीआई हुई है। अब आपके अपने दौरे हुकूमत के अंदर जब बाई इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि धांधली हुई है, तो इसको फिर पीटीआई एज ए गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2013 का इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन से अगले दिन जनाब पीडीएम के अंदर इस वक्त जो सबसे लीडिंग पार्टी पीपल्स पार्टी है, उसके चेयरपर्सन आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ये आरओज का इलेक्शन है। उस वक्त जब आरओज का इलेक्शन कहा गया तो उस वक्त तो जो है वो उसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उस वक्त तो जना इलेक्शन को री इलेक्शन करने की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी गई। फिर उसके बाद आपको अच्छी तरह याद होगा कि जो 4 हल्के हमने कहे थे, वो हल्के जनाब बंदे शहीद करवाने के बाद, धरने देने के बाद, 2 साल जनाब पापड़ बेलने के बाद, जब वो हल्के सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने खुलवाए, चारों के चारों इलेक्शन जना हल्कों के अंदर रिगिंग साबित हुई और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने री इलेक्शन का फैसला किया और 3 इलेक्शन जो है वो री इलेक्शन हुए। एक पे इनसे पूछें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टे क्यों लिया, और इन्होंने बाकी तीनों पे भी हर मौके के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स पे जो है वो स्टे लिया। जितना लिंगर ऑन कर सकते थे, जितना डिले कर सकते थे, उन्होंने डिले किया। फिर तीसरी चीज ये है कि आप खुद दरखास्त दे रहे हैं कि 23 पोलिंग स्टेशनों पे जनाब आप री इलेक्शन करवाएं। अब जब 23 पोलिंग स्टेशनों पे री इलेक्शन की आपने दरखास्त दी है, तो उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन कहता है पूरे का पूरा इलेक्शन जनाब दोबारा से करवाया जाए, तो हमारा राइट बनता है कि हम जनाब ये स्टैंस रखें। इसके ऊपर इनको इतना ज्यादा जनाब किल बुलाने की जरूरत क्या है? ठीक है, अगर इसी चौहान साहब हमारे साथ ही आप रहिएगा, आपसे गुफ्तगू भी आगे बढ़ाएंगे। समर, अब री इलेक्शन का जो फैसला आया है, ये फैसला एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अब आप क्या देखते हैं कि क्या ये शफाफ इंतखाबात की जमानत देता है, या फिर बाद में भी जो हारेगा वो ये कहेगा जी री इलेक्शन कराते रहें? देखिए साहब, जो आपने कहा प्रेसिडेंट इसने सेट की है, तो ये प्रेसिडेंट आगे चल के बड़ी हमें महंगी पड़ सकती है। चूँकि जो फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपने वजह पेश की है कि उस दिन फायरिंग होती रही, जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो वोटर्स हैं वो सही तरह से एक कंडीसिव एनवायरनमेंट उन्हें नहीं मिल सका हल्के के अंदर, और पोलिंग स्लो की जाती रही। इस तरह की चीज़ें ये होता है हर इलेक्शन के अंदर, हर हल्के के अंदर, हर पोलिंग स्टेशन पे ये होता है। इस तरह से हिकमत अमली के तहत जहाँ पे आप कमज़ोर होते हैं वहाँ आप पोलिंग स्लो करवा देते हैं। ठीक है, तो आइंदा भी इन्हीं चीज़ों को जवाब बना के कोई भी उठेगा जाके वो इलेक्शन को इन्हीं चीजों को जवाब बना के इलेक्शन को रुकवाने की आइंदा कोशिश की जाएगी। इस दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है ये आइंदा भारी भी साबित हो सकता है। अता तारिर साहब, अभी समर भाई भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, अब री इलेक्शन जब होगा 18 मार्च को, तो हल्का भी वही है, मोर और लेस इंतजामिया भी वैसी है, कुछ तब्दीलियों के साथ, तो गारंटी क्या है इस बात की कि अब इलेक्शन में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या धांधली नहीं होगी आपके मुताबिक, और फिर आप नताइज तस्लीम करेंगे? देखिए, अगर तो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर इन आइसोलेशन होता और वो सिर्फ री इलेक्शन ऑर्डर करते और इंतज़ामी अफसरान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जाती, फिर तो इस बात का खदशा था कि मज़ीद ख़राबी होती। मगर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ इस पूरे इलेक्शन को कुलअदम करार दे के नए इलेक्शन का ऑर्डर किया है, उन्होंने इंतज़ामिया के अफसरान, कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर, DPO, DSP, AC के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई अमल में लेके आए हैं, नए अफसरान 100 बार सोचेंगे कि हमने किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। ना अहली और नालायकी अपनी जगह पे, मगर इतनी बेसरो सामानी की हालत थी कि लोग मर रहे थे, फायरिंग हो रही थी, और डिप्टी कमिश्नर और DPO साहब कहीं मिलने को नहीं थे, और उन्होंने नीचे DSPs के ऊपर पूरा मामला छोड़ा हुआ था। और देखिए, ये जो पुलिस का इस्तेमाल है, मुझे याद पड़ता है हम 2 बाई इलेक्शन हारे थे क्योंकि पुलिस ने उसमें हमारे अपने लोग गिरफ्तार किए थे हमारे अपने दौरे हुकूमत में, और शहबाज शरीफ साहब से सियासी लोग जो हैं हमारे MPs इस बात पे इख्तलाफ करते थे कि अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई अपने ही दौरे हुकूमत में क्यों होती है। वो बल्दियाती इंतखाबात में भी देखा गया।
मगर आपने देखा कि जब केपी में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो अली अमीन गंडापुर साहब जो एक बड़ा बैलेट बॉक्स लेके भागे, वो इमेजेस भी आपकी स्क्रीनों ने दिखाए। उसके बाद ये जो 5 या 6 आईजीज का तबादला है, ये बेसूद नहीं या बेसमर नहीं है। ये इसलिए किया गया था कि इस तरह के नताइज हासिल किए जा सकें। और आज आप देखें, आपके इंट्रो में या हमारी गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार नामी आदमी का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, जो वजीर आला है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये सारी उसकी जिम्मेदारी है। वो इतना इररेलेवेंट हो गया है क्योंकि पंजाब को इस्लामाबाद से रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश की जा रही है, और अब दोबारा उस लेवल की रिगिंग करना पूरे पाकिस्तान की नजरें होंगी। और मेरी इलेक्शन कमीशन से भी आपके चैनल के तवसत से दरखास्त है कि ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट किए जाएं। देखिए, ये जो मीडिया के ऑब्जर्वर होते हैं ना, मतलब समर साहब जैसे क्रेडिबल एंकर्स, वो उन्होंने बैजेस पहने ऑब्जर्वर के, वो जाएं ऑन ग्राउंड देखें कि क्या सूरत हाल है। ना सिर्फ ये, बल्कि यूरोपियन यूनियन के बाकी जो आपके फॉरेन मिशन हैं, उनके डिप्लोमेट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी है, इस तरह के इदारों के लोगों को भी वहां रोल दिया जाए ताकि वो देख सकें कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। आपको फिर नताइज मानने भी पड़ेंगे। जो देखिए, नताइज जो भी आएंगे, वरना फिर समर भाई पे इल्जामात नहीं आएंगे कि ये बिक गए या इन्होंने कुछ। जी बिल्कुल नहीं। हम अच्छा, चौधरी मंसूर साहब, अता तारड़ साहब ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं कि ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट किए जाएं और बैनुल-अक़वामी जो माहिरीन या मुबस्सिरीन है वो भी आके देखें और मॉनिटर करें सूरत हाल को। अब आप क्या समझते हैं, ये जो ईसीपी ने री इलेक्शन का फैसला किया है, क्या ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, और इसके बाद क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कोई रास्ता खुलता हुआ देख रहे हैं आप मुल्की सियासत में? देखिए, एक तो मेरा ख्याल इस फैसले को हमें वेलकम करना मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने किया। और मैं आइंदा भी ये समझता हूं कि अगर इस मुल्क के 2 इदारे ठीक हो जाएं तो शायद बाकी इदारे भी ठीक हो जाएंगे। अगर वो मेरिट, एक इलेक्शन कमीशन, इस मुल्क में कभी इलेक्शन कमीशन ने अपनी आजादाना फैसले नहीं किए, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, इस मुल्क की अदलिया अगर दुरुस्त फैसले देना, अंपायर वो है, ये दूसरे वाले अंपायर नहीं है। अंपायर तो वो है ना, उन्होंने फैसला करना है कि कौन गलत है कौन ठीक है। मार्शल अयूब खान का दुरुस्त था या गलत था, याया खान का दुरुस्त था गलत था, या ज़ियाउल हक का दुरुस्त था गलत था, मुशर्रफ का दुरुस्त था गलत था, उन्होंने फैसला देना है। उन्होंने आज तक हमेशा में फैसले दिए, नतीजतन आज हम जिस जगह पे बैठे हैं वो उस जगह पे। देखिए, ये फैसला हो गया, अब आगे बढ़ना है। हम आपने कहा कि 18 को दुरुस्त होंगे फैसले, तो 18 तक तो इन पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर जाएगा। 3 के बाद पॉलिटिक्स खुलेगी इस मुल्क की, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी जो शायद इससे पहले आपने नहीं देखी। इन्होंने जो करना था वो कर लिया। 2.5 साल, 2.5 साल, पौने 3 साल हो गए इनको सबसे बड़ा तारीख का हनीमून पीरियड मिला। किसी को हुकूमत को इतना हनीमून पीरियड नहीं मिला। तो ये कुछ भी नहीं कर पाए किसी फ्रंट पे, किसी जगह पे। अगर इन्होंने रिफॉर्म्स करनी होती तो कर लेते। इनके पास 2.5 साल थे। रिफॉर्म्स जब वो ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जब ये अदम एतमाद की तहरीक थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, वहां पे ये धांधली करें और आज कहें कि नहीं हम तो बड़े फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं। जब अपनी बारी आए तो धांधली भी कर लो, जब दूसरों की बारी तो कहो कि नहीं हमने फेयर इलेक्शन। चौधरी साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि अब ये 2.5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया और 3 तारीख के बाद भी चीजें बदल जाएंगी, तो 3 तारीख का जो पहला स्टेज है पंजाब में तो जितनी तादाद में सेनेटर्स पीटीआई को चाहिए थे वो तो ले गए वो। नहीं, मुझे अपने लफ्जों पे ना डालें। मैंने कहा कि इस मुल्क के अंदर 3 तारीख के बाद पॉलिटिक्स ये नहीं कहा बदल जाएगी। खुलने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी पोजीशनें हैं, बहुत सारे लोग जो अभी होल्ड करके ऐसी पोजीशनें, उसी ये है कि देखिए बदल तो चुकी है। वो कहते हैं ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली तो आ चुकी है पीटीआई की सिंध के अंदर। आप देखिए एक दूसरे के खिलाफ खत लिख दिया, गवर्नर को हटाओ, वो कह रहे हैं वोडा को वोट नहीं देना। जो गवर्नर का ग्रुप है वो वोडा को वोट नहीं देना। जो तीसरा लियाकत जो तो वो कहता है 35 करोड़ रुपया लेकर टिकट दिया। आप जरा बलोचिस्तान के इनके सदर की बात सुन ले, आप जरा केपीके के अंदर चले जाएं। लेकिन चौधरी साहब, आपसे सिर्फ ये कंसर्न जाहिर करना है कि ये जो इख्तलाफात हैं, ये इख्तलाफात तो पंजाब में भी उठे थे, पंजाब में भी पीटीआई के नाराज अरकान थे, लेकिन उसके बावजूद सेनेट से पंजाब की सीट्स पे तो पीटीआई को कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो वो तो मुस्लिम लीग नून ने जब उनके साथ एडजस्टमेंट कर ली तो हमें कहा गया कि आपका एक कैंडिडेट विड्रॉ कर ले, हमने कर लिया। तो वो तो इनको मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने ये किया और
उसका खैर फायदा भी हुआ नून लीग को, उनके सेफ जोन में सारे कैंडिडेट चले गए और वो इलेक्ट हो गए। और इस ठीक है चौधरी मंजूर साहब, हमारे साथ ही आप रहिएगा। समर भाई, अभी चौधरी साहब ने भी जिक्र किया इस चीज का, और जो सेनेट इंतखाबात की पंजाब के बाद सूरत हाल सामने आई है, नून लीग ने एडजस्टमेंट की है, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई नून लीग ने अपने सेनेटर सेव कर ली हैं? और अगर ये पीटीआई और नून लीग की ये ना होती एडजस्टमेंट तो इनसिक्योरिटी किससे थी, थ्रेट किससे था? देखें, जो एडजस्टमेंट हुई है वो तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान नहीं हुई, कि नून लीग और चौधरी परवेज़ ज़लाई के दरमियान हुई है। तो असल रोल यहाँ पे चौधरी परवेज़ ज़लाई ने अदा किया है बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली, और उन्होंने ही राब्ते किए नून लीग के साथ भी, उन्होंने ही राब्ते किए पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी। तो असल में तो ये सारा काम परवेज़ ज़लाई साहब ने किया। तहरीक इंसाफ के अगर उस पर होता तो फिर तो ये इंतखाबात होने ही होने थे वहाँ पर, फिर तो किसी सूरत में भी बिला मुकाबला मुंतखब नहीं होने थे। ठीक है, अब बलूचिस्तान के अंदर भी देखें आप, चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने अपना बंदा विड्रॉ कर लिया और वहाँ पे आप वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि BAP जो है वो बदले में यहाँ पे सेंटर में यानी इस्लामाबाद की नशिस्त पे और KP की नशिस्त पे वो सपोर्ट कर रही है तहरीक इंसाफ को। तो रह गया पीछे खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और सेंटर। अब इस्लामाबाद की नशिस्त सबसे ज़्यादा बड़ा मुकाबला चूँकि यहाँ हो रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान, और इसके अलावा सिंध के अंदर भी MQM वाला मामला अभी तक बिगड़ा हुआ है, वो सेंटर की नशिस्त पे भी असर डालेगा और सिंध के अंदर भी जो हो रहा है सिंध की नशिस्तों पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन इस सारी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, सारा सस्पेंस फैक्टर जो है ना, ये कल या बढ़ेगा या ख़त्म हो जाएगा। चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट बहुत इम्कान है इस बात का कि वो जो हुकूमत की तरफ से राय मांगी गई है आर्टिकल 186 के तहत अपनी राय का इजहार कर देगी। अगर ये मामला चला जाता है ओपन बैलेट की तरफ, फिर तो सेनेट का सारा सस्पेंस, सारी चीज़ जो है ना, वो जो एक है सारा ख़त्म हो जाएगा, उसका जो चार्म होगा। ज़रा मीडिया के लिए ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि हमें अगर वहाँ पे अपसेट्स होते नज़र आते हैं, सरप्राइजेस होते नज़र आते हैं, तो फिर वो अगले हफ्ते 2 हफ्ते फिर हमारी वो डिस्कशन में रहेंगे। लेकिन अगर सीक्रेट बैलेट हुआ उसका मजा आएगा, लेकिन ओपन बैलेट होगी तो फिर तो सारा कुछ कल ही क्लियर हो जाएगा कौन कितनी सीटें लेके आ रहा है। तो तारिर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आखिर में आपका कमेंट इस पे जानना चाहेंगे कि पंजाब में जो सेनेट के हवाले से चीजें सामने आई हैं, इस पर आप जो कह रहे थे कि जी सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, क्योंकि मेरा ख्याल है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से उनकी आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही। चौधरी साहब आप कुछ कह रहे हैं शायद? अच्छा देखिए, मैं दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक, ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान की अप्रूवल के बगैर पंजाब के अंदर एडजस्टमेंट हो गई? उन्हीं चोरों डाकुओं जिनके साथ कहता था कि मैं बिल्कुल कोई बैठूंगा नहीं, वहां पे इमरान खान के अप्रूवल के बगैर होगी ये कैसे मुमकिन है? एक बात। दूसरी बात, ये देखें, जो अगर ओपन भी हो फिर भी कुछ नहीं, अगर लोग PTI को इस वक्त वोट नहीं देना चाहते, उनके इत्तेहादी नहीं देना चाहते या उनके अपने नहीं देना चाहते, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 2 मौकों पे है, जो एक होता है इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का, और दूसरा मौका होता है बजट का, जिस पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। हमें अब ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है FFN से रिप्रेजेंटेटिव है मुदस्सर रिजवी साहब, जबकि माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सरबराह पिलडेड अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि समर भाई तो हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद हैं। मुदस्सर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ अब हम करना चाहेंगे। पहले तो ये आप बताइएगा कि कानूनी तौर पर वो क्राइटेरिया कब मीट किया जाता है जब आप ये सजेस्ट करते हैं कि किसी भी हल्के में इंतखाबात दोबारा करवाए जाएँ, और ख़ासतौर पर NA 75 में आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? देखें, NA 75 में इलेक्शन कमीशन ने अपना पहली दफ़ा पहली दफ़ा तो नहीं, 2018 में उन्होंने यूज़ किया था, लेकिन सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो अगर मुनासिब समझें कि अगर वो इंक्वायरी करें, इंक्वायरी के नतीजे में ये लगे कि इलेक्शन की इतनी रेगुलरिटीज़ हो गई हैं जिससे इलेक्शन का नतीजा मटीरियली अफेक्ट हुआ है, तो वो एक पोलिंग स्टेशन या एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन या तमाम हल्के में इलेक्शन करा सकते हैं, इलेक्शन को नल एंड वॉइड भी करार दे सकते हैं। जिस किस्म की ख़बरें हमें NA 75 के इलेक्शन के बाद मिली और हमारे ऑब्जर्वर्स भी वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट ऑफ फियर तो यकीनन क्रिएट हुआ, और इन्वायरमेंट ऑफ फियर में यकीनन वोट सप्रेशन भी होती है। ये स्केल के इन्वायरमेंट ऑफ फियर कितना था, कितने पोलिंग एरियाज़ में फायरिंग हुई, कितने लोग शायद वोट डालना चाहते थे और नहीं डाल सके, ये यकीनन इंक्वायरी जो हुई इलेक्शन कमीशन ने कराई उसमें तय किया होगा, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने अपना कानूनी मैंडेट यूज़ किया।
और ये हमारे ख्याल में जनरल इलेक्शन 2023 में जो हैं उसका पहला बाब भी इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने अपने मुकम्मल क़वानीन में जो उनको इख्तियारात हैं उसको लीगल एजेशन किया है, और इलेक्शन कमीशन एक बड़ा ही पोटेंट इंस्टीट्यूशन नज़र आया। लोगों ने उनके स्टेप को यकीनन अप्रिशिएट भी किया है कि इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को एग्जर्ट करना चाहिए। जी ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, गुफ्तगू ऐसा की है, इलेक्शन का अमला जो है वो गायब हुआ, उसकी वजूहात मुख्तलिफ बताई जाती रहीं, फिर फायरिंग हुई, तशद्दुद हुआ, वोटर्स के लिए वो माहौल पैदा किया गया जिसमें वो डर गए और वोट देने बाहर नहीं निकले, बिलाखिर रीपोलिंग हो गई। कब वो वक्त आएगा जब इस मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सामने आ सकेंगे, और आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें संजीदा क्यों नहीं हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे अब तक? देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म के अलावा भी कुछ और भी रिक्वायर्ड है। एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि हमको जो है ना वो रिज़ल्ट एक्सेप्ट करना, ये भी रिक्वायर्ड है। जो भी नतीजा है, ये डेमोक्रेसी के लिए 3, 4, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। उसमें एक एजुकेशन है, पावर्टी लेवल का एक जो ना एक जगह तक होना है, एक मखसूस कि इतने लेवल से नीचे ना चले जाए, लोगों के अंदर बर्दाश्त का वो माहौल होना चाहिए, लोगों को एक्सेप्ट करने के जो ना उनके अंदर जो ना वो ये सारी बातें होनी चाहिए कि रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लें। हमारे अंदर जो ना अक्सर चीज़ें इसमें से मिसिंग हैं। हम में से जिसका भी बस चलता है वो हम बेईमानी करने की पूरी कोशिश करते हैं, और जब हम बेईमानी करने की पूरी कोशिश करते हैं तो उस वक्त बेईमानी हमसे हो पाती है ज़्यादातर जब तक हम गवर्नमेंट में बैठे होते हैं या वो जो थर्ड एम्पायर है वो हमारे साथ होता है। तो ये सारा कुछ उस वक्त ज़्यादा आसानी से हो जाता है। इस वक्त भी जो है ना वो चूँकि गवर्नमेंट में PTI थी और सूबे में भी उनकी हुकूमत थी, NN 75 में वफाक में भी उनकी हुकूमत थी, तो इसलिए ये सारा एलिगेशन उनके ऊपर गया। मगर इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसे सरकमस्टांसेस थे जो लीड कर रहे थे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे चीफ सेक्रेटरी का टेलीफोन बंद कर जाना या फ़ोन ना उठाना, IG का यही हरकत करना, 20 पोलिंग स्टेशन का स्टाफ जो है ना वो उनके नाम पे गायब हो जाना, उनके मोबाइल भी बंद हो जाने, वहाँ पे अननेचुरल जो है ना वो पोलिंग का रिज़ल्ट जो है वो 80 से 85% तक, बाकी रिमेनिंग इलाकों में 30 to 35% तक। हालांकि बाई इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ करता, 85 का जो टारगेट है वो बहुत कम जो है ना बड़े ख़ास इलाकों में अचीव होता है, बहुत पढ़े लिखे माशरों में अचीव होता है। तो ये सारी बातें लीड कर रही थी कि गड़बड़ है। आपने जो बात की कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर यह है कि कोई भी इंतखाबात के नताइज को जो हारने वाला है बिलखुसूस वो नताइज को तस्लीम नहीं करता। अब जाहिर है सिस्टम के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं कि जो बंदा भी इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करता उसके पास पेश करने के लिए बहुत सारी उसके पास जवाज़ होता है कि भाई ये खराबियाँ इसमें थीं। वो लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए आप क्या राय देते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो इनसफिशिएंट है, उसके अंदर हमें मज़ीद इंतखाबी इस्लाहात करने की ज़रूरत है, या फिर इंतखाबात का जो तरीक़ेकार है हमें जाना होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना होगा, और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक भी हो, साथ पर्ची वाला मामला भी हो, उससे जाके ज़्यादा हम फूल प्रूफ बना सकते हैं सिस्टम को? देखिए, जो इस वक्त जो सबसे 2018 के इलेक्शन को आप जब देखेंगे ना, या उसके साथ जो पिछले सेनेट इलेक्शन को देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम किस पे आया? सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम उन पे आया जो ताकतवर हल्के थे। तो ये इस बात पे नहीं आया कि दोनों पार्टीज़ पे इतना इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि मनपसंद नताइज थे और उसकी रीजंस भी मौजूद थी। ऑब्वियस रीजंस है, उसको ज़्यादा ये प्रोग्राम आपका इसलिए नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करते। आप इसको तब्दील करने के लिए माइंडसेट तब्दील करना है। ये पाकिस्तान दुश्मन, ये जितने जो इलेक्शन लड़ते हैं, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जितने इनके रुकन हैं, ये कोई पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, खुदा न खास्ता रियासत का दुश्मन नहीं है। गवर्नमेंट के दरमियान, पार्टीज़ के दरमियान जो ना वो आप कह सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को नापसंद करते हैं, मगर इस नापसंदीदी को इस हद तक लेके जाना कि ये पाकिस्तान दुश्मनी है और उसमें रियासती अदारे जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये सबसे पहली चीज़ है जिसको ख़त्म करना होगा। अगर उन्होंने अपनी इज़्ज़त बहाल करनी है, अपनी इज़्ज़त रखनी है इस मुल्क में, तो वो उनको इस मामले को जो है ना वो ठीक करना होगा, उनको अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है ना यहाँ पे ख़त्म करनी होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो
मर्जी करें। अब अगला सवाल आपका आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या उसके साथ पर्ची और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक, ये आप कर नहीं पाएंगे इस गरीब माशरे में, इस जहाँ पे लोग जो है ना वो मतलब उसमें एक तो 2-3 नस्लें इस वक्त जो मौजूद हैं उसमें शायद बहुत सारे लोग जो है ना वो अब तक इलेक्ट्रॉनिक को समझ भी नहीं पाए। फिर इस माशरे में फिर एक गुर्बत का एक वो म्यार है, वो गुर्बत इस गुर्बत के म्यार में वो कहाँ पे आप उसको वो करेंगे। फिर तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें वो सिक्रेसी की जो शर्त है वो कैसे। ठीक है अहमद बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब भी जिक्र कर रहे थे कि रिजल्ट्स तस्लीम ना करना एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि जब रिजल्ट तस्लीम नहीं करते तो फिर अपनी वजूहात होती हैं कि ये बुनियाद बनी नताइज इंतखाबात की शफाफ ना होने की। अब इन तमाम तर रुकावटों पर काबू कैसे पाया जा सकता है कि ऐसा निज़ाम वज़ा हो जिसमें तकरीबन सब मुतमईन तो हों कि इंतखाबात ठीक हुए हैं? देखिए उसकी दो सूरतें हैं बड़ी वाज़ेह सी। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र किया था। गुजारिश ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है, हमारी इलेक्शन के कवानीन का हिस्सा है। तो बहुत बड़ी रिफॉर्म अब ऐसी नहीं रह गई जिसकी हमें को बहुत ज़रूरत महसूस होती हो, अगरचे ये प्रोसेस तो चलता रहता है, नई चीज़ें आती हैं तो नई ज़रूरत होती है। असल मसला ये होता है कि जो रिफॉर्म्स आपने कर ली हैं उनके ऊपर अमल हो रहा है, वो इन्फोर्स हो रही हैं, कानून जो लिखे गए हैं उनके ऊपर अमल हो रहा है। तो बड़ा मसला ये है कि कानून के ऊपर अमल हो, और वो अमल करवाने का ज़िम्मेदार हमारे दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन है। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी असर्ट नहीं करेगा अथॉरिटी को, अपने जो इख्तियारात उसे दिए गए हैं वो इस्तेमाल नहीं करेगा, और उसके मुताबिक जो लोग इंतखाबी अमल के अंदर रखना डालते हैं या ख़राबी पैदा करते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेगा, तो फिर ज़ाहिर है ये सिलसिला चलता रहेगा। और उसके बारे में फिर ये होगा कि अगले आने वाले इलेक्शन में लोगों का उसके ऊपर से एतमाद ख़त्म होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो असल बात यह है कि जो कुछ हमारे पास कवानीन मौजूद हैं वो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कवानीन बहुत अच्छे हैं, किताबों में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार भी हासिल है। हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, इंडिया में इतने सालों की कोशिश के बावजूद वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स वो अभी तक हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के बाहमी मर्जी और कंसेंसस से उनका तकर्रुर नहीं होता, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से होता है। हमने ये काम कर लिया है। तो असल चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो भी कानून में लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद हो, और अमल दरामद अब ये इलेक्शन कमीशन ने जो ये काम NA 75 में किया है, अगर ये कहीं इलेक्शन कमीशन ने माजी में भी यही काम किया होता तो आज हम डिफरेंट अपनी इलेक्टोरल हिस्ट्री देखते। तो अगर अब भी इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है इसके ऊपर डटा रहे, इसके ऊपर मजबूती के साथ इसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाए। जिन लोगों ने ये काम किया है हाँ वो कितने हाई अप से उनको सज़ा दे, उनको सज़ा दिलवाए, तो फिर ये मामला ठीक हो जाएगा। आइंदा के लिए आप देखेंगे अगले इलेक्शनों में लोगों का एतमाद भी बढ़ जाएगा, इसको डिस्प्यूट भी कम करेंगे और लोग इलेक्शन कमीशन की बेइंतहा इज्जत भी करेंगे। ठीक है समर भाई, क्या आप भी इस चीज़ से मुत्तफिक हैं? क्योंकि कानून पर अमल दरामद वाला मामला तो अहमद बिलाल साहब ने बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाई किया है, लेकिन जब अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन इंतजामिया से कहेगा, पुलिस से कहेगा, तो फिर दूसरी जमातें ये कहेंगे कि जी पुलिस गर्दी हुई है क्योंकि वो तो हुकूमत की है और उनके अपॉइंटेड लोग हैं, और अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ भी अपील होने जा रही है, तो फिर एतमाद का फुकदान कैसे कम होगा? देखिए ये बड़ी एक टफ सूरत हाल है। अगर आप फौज को लगा देते हैं इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए, तो फिर आजकल कुछ जमातों ने वैसे भी बयानिया बना लिया है कि हर जगह पे जाके फौज को अटैक ही करना है, तो फिर वो सारा कहेंगे देखें जी ये तो फौज ने सारी धांधली कर दी। अब फौज को अगर आप नहीं लगाते तो फिर आपके सामने डस्का वाली सूरत हाल सामने आती है। अब आगे भी ज़ाहिर है बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, उसके बाद फिर 2023 के आम इंतखाबात होने हैं, दीगर ज़मीनी इंतखाबात भी होने हैं। हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा, पॉलिसी मेकर्स को देखना होगा, गवर्नमेंट को देखना होगा, इलेक्शन कमीशन को देखना होगा कि ऐसा क्या किया जाए कि सिक्योरिटी के अतबार से इलेक्शन सिक्योर हो, खौफ व हरास का माहौल पैदा ना हो। अब फौज के हवाले से भी मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की SOP होनी चाहिए कि पोलिंग स्टेशन के बाहर वो कुछ फासले पे फौज को लगाया जाए। हालांकि फौज ने तो अब खुद कह दिया कि हम इस मामले में नहीं आएंगे, हम तो 2023 के इलेक्शन में भी नहीं आएंगे, सिक्योरिटी नहीं करेंगे। उन्होंने GB के अंदर भी
इनकार कर दिया था कि हम नहीं आएंगे इस इलेक्शन के अंदर सिक्योरिटी के लिए, चूंकि सारा मामला बाद में फौज पर डाल दिया जाता है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से हमें आहिस्ता आहिस्ता जाना होगा। जो बात हो रही थी पहले कि रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, फिलिपाइन जैसा मुल्क वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चल रही है, हालांकि छोटा चैनल ठीक है, लेकिन गुर्बत के अतबार से देखा जाए तो वो हमसे कुछ ज़्यादा तगड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मैकेनिज्म चल रहा है। साथ इंडिया के अंदर हो रहा है, इतना बड़ा मुल्क है वहाँ पे। और जो बात हो रही थी कि वहाँ पे उनसे हमारे इंतखाबी इस्लाहात ज़्यादा बेहतर हुई हैं, लेकिन वहाँ पे तो आप देखें कि जो पार्टी जीती वहाँ पे दूसरी पार्टी ने नताइज को बिल्कुल कबूल किया, वहाँ पे धांधली का कोई शोर शराबा नहीं हुआ। रवैये भी तब्दील करने हैं हमें थोड़ा सा जो तरीक़ेकार है इलेक्शन का उसे भी तब्दील करना है, तो तब जाके शफाफियत कहीं पर आएगी। इलेक्शन हमारे ठीक हो गए, जिस तरह से पहले बात हुई थी चौधरी मंजूर साहब ने की थी, यकीनी तौर पे मैं भी उनसे मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला अगर इंतखाबात शफाफ होना शुरू हो जाए, बगैर किसी सवाल उन पर ना उठे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समर भाई, आप अपनी काफ़ी वैल्यूएबल राय से हमें आगाह कर रहे थे। हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाइद साहब ने। सुहेल वड़ाइद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कुछ अर्से कबल आपने भी धांधली की आप बीती लिखी बड़े मुफस्सल अंदाज में, जिसके बाद हुकूमती हलकों से कुछ आप पर भी इल्ज़ाम लगे कि आपने ख़ास दौर के इंतखाबात की धांधली का जिक्र नहीं किया। तो वड़ाइद साहब, वो वक्त कब आएगा जब इस धांधली का अंजाम और इख्तिताम फाइनली हम इंतखाबात में देख सकेंगे? मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा अच्छे तरीके से इसका अंजाम करीब लेके आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने सख्त एक्शन लिया है, ना इससे पहले किसी हुकूमत में इस तरह किया गया, और ना मेरा ख्याल है कि ऐसी मिसाल वो बनाएंगे कि आइंदा सब डर जाएं और आइंदा कोई धांधली की तरफ बढ़े भी ना। अच्छा सुहेल वड़ाइद साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो इस फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट जो नुमाइंदे हैं अली मलिक साहब, उनकी जानिब से तो चैलेंज करने का कहा जा रहा है, तो वो इल्ज़ाम जो पहले अपोजिशन लगाती थी, अब कहीं ना कहीं वो इल्ज़ाम हुकूमती नुमाइंदे लगा रहे हैं, तो ये तो सूरत हाल फिर ट्रस्ट डेफिसिट की नहीं चल रही? देखें, पहली तो बात यह है कि खुद खान साहब ने ये कहा कि 23 पोलिंग स्टेशंस पे आप इलेक्शन करवा लें। गोया 23 पोलिंग स्टेशन तो मुतनाज़ा थे ही, और वो तो हुकूमत ने भी माना। और दूसरी तरफ गुजारिश ये थी कि डस्का के अंदर जिस तरह से पुलिस की फायरिंग होती रही, जिस तरह से 5 मोटरसाइकिल घूमते रहे, और मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी ऐसे हुआ है, लेकिन इस तरह की ब्लेटेंट जो धांधली थी वो इंतज़ामिया की मौजूदगी में ये होना, मेरा ख्याल है कि इसका सद्देबाब किया है चीफ इलेक्शन कमीशन ने। बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, और धांधली को हर सूरत रोकना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का इलेक्शन पर एतमाद और सिस्टम पर एतमाद ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा सुहेल वड़ाइद साहब, फिर पूरे के पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात कराना क्या आपके नज़दीक दुरुस्त है, या फिर सिर्फ उन्हीं पोलिंग स्टेशंस पर कराए जाने चाहिए थे जो तनकीद का निशाना भी बन रहे थे और जिन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगे थे? मेरा ख्याल है कि इंसाफ का तकाजा ये था कि सारे हलके के अंदर ही दोबारा रीपोलिंग हो, क्योंकि सारे हलके से ही शिकायत आई थी। और अब मेरा ख्याल है कि जब दोबारा इलेक्शन होगा और इंतज़ामिया ज़्यादा तवज्जो रखेगी, लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल रखेगी, शायद आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। मुदस्सिर साहब, इस गुफ्तगू को अब वड़ाइद साहब की इसी बात से आपकी तरफ लेकर चलेंगे कि सुहेल साहब ने भी इसी उम्मीद का जो है उम्मीद जाहिर की है, इस इम्कान की कि आइंदा ये वाली बेज़ाब्तियाँ नज़र ना आएँ। तो जो हल्के 23 के अलावा जो दीगर हल्के थे 337 के करीब, वहाँ पर जो आपने ऑब्जर्व किया अपने सैंपल हल्कों में, क्या वहाँ पर सूरत हाल कदरे बेहतर नजर आई, या वहाँ पर भी ये धौंस वाले और प्रेशराइज करने वाले मामला देखे आपने? देखिए, फायरिंग के वाक़यात डस्का शहर से रिपोर्ट होते रहे पूरा दिन, टीवी पे भी चलता रहा, 2 लोग वहाँ पे हलाक भी हुए फायरिंग में। और हमने जो एक मिसाल के तौर पे मैं एक देता हूँ कि 7 ऐसे पोलिंग स्टेशन जिनके आसपास फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए, उनमें 7 पोलिंग स्टेशन में हमारे ऑब्जर्वर्स भी मौजूद थे। अब इस 7 पोलिंग स्टेशन का जब हमने हिस्टोरिकल डेटा देखा तो ये 7 के 7 पोलिंग स्टेशन वो थे जहाँ पे PMLN जीती थी इलेक्शन 2018 में, उससे 2013 में भी इन पोलिंग एरियाज़ में PMLN जीती थी। तो अपेरेंटली एन एफर्ट वाज मेड टू सप्रेस PMLN वोटर्स इन दोज एरियाज़।
कुछ और इलाकों में शायद कुछ और किस्म के वाक़यात हुए हों, लेकिन एक इन्वायरमेंट ऑफ फेयर अगर क्रिएट कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने खासी डिटेल में इंक्वायरी भी की और 3-4 दिन के बाद ये फैसला किया, तो मेरिट उनको यकीनन नज़र आया कि पूरे हल्के में एक फेयर, और फिर फेयर का इन्वायरमेंट खाली ये नहीं है कि आपने खुद फायरिंग सुनी हो। अब आप रोज़ाना सुबह से टीवी लगा के बैठते हैं, ट्विटर आप खोलते हैं, सोशल मीडिया, तो फेयर में ऐड करने के लिए बहुत सारे आपके सोर्सेज भी हैं। टीवी देख के बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। अगर सप्रेस वोटिंग हुई तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग नहीं निकले। 35-36% बहुत कम है बानिस्बत के जो जनरल इलेक्शन में वहाँ टर्न आउट रहा। 23 पोलिंग स्टेशन का बढ़ गया था टर्न आउट, 70 के करीब चला गया, लेकिन अपरेंटली वो टर्न आउट नहीं था जो 2018 में था। और हम अब क्योंकि बाई इलेक्शंस भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो जो 2013 से 2018 के बाई इलेक्शन हमने देखे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होता टर्न आउट बाई इलेक्शन में भी। ऐसा नहीं होता कि 60% आपके जनरल इलेक्शन में निकले हों, 20% बाई इलेक्शन में निकले हों, इतनी परसेंटेज पॉइंट्स का गैप नहीं होता। तो वोटर सप्रेशन के वाक़यात इस्टेब्लिश हुए हैं और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के ये एजर्शन बहुत ही टाइमली है और जिस तरह मैंने पहले का इंडिकेट करता है कि 2023 तक इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट क्या होगा और किस तरह का इलेक्शन कमीशन हमें नजर आएगा। ठीक है सोहेल वड़ाइद साहब, री इलेक्शन करा देना ठीक है, एक बड़ा फैसला है और ईसीपी अपने इस फैसले पर अगर खड़ा रहे और आइंदा भी इस किस्म के अगर इंकशाफात पर ऐसे बोल्ड फैसले आते रहें तो यकीनन खुशाइन भी है, लेकिन क्या री इलेक्शन करा देना इनफ है या फिर इस सारी सूरत हाल की मजीद तहकीकात और सजाएं सख्त दिलवाने से कुछ बेहतरी आ सकेगी कि जी अमला भी गायब हुआ, 2 बजे के बाद नताइज भी सुबह 6 बजे तक आते रहे, तो सजा का सख्त कॉन्सेप्ट कहां तक इंप्लीमेंट होना चाहिए और किस लेवल पर होना चाहिए? मेरा ख्याल है काफ़ी इससे पहले ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि पूरे डिवीज़न के जितने अफसरान हैं सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई हो और नीचे डीएसपी तक जो है वो नोटिस लिया गया हो, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी बुलाया गया है। मेरा ख्याल है बड़ा मुनासिब एक्शन है और बड़ा सही एक्शन है और इसका जो फॉलो अप जारी रहना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो चैलेंज किया जा रहा है इस फैसले को, बतौर पीटीआई, बतौर हुकूमत, क्या खुद भी क्वेश्चन कर रही है फिर ईसीपी की क्रेडिबिलिटी को? देखिए, बतौर हुकूमत तो वो कर नहीं सकती, इसका कोई फरीक तो वो उसको लेके आगे जा सकता है। इसी सेक्शन 9 के नीचे प्रोविज़न है, सेक्शन 9(5) है या 9(6) है, उसमें अपील सुप्रीम कोर्ट को लायक करती है। इसको लेके तो जा सकता है, मगर मुतासिर फरीक, हुकूमत मुतासिर फरीक नहीं है या नहीं हुआ करती। हुकूमती हलकों में और ये सारे वज़रा को, इस तरह वज़रा कराम को रादर इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए और इस तरह से वो सबको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कोई इस फैसले से कोई तकलीफ़ पहुंची है, कोई वो समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, वो उसका हक़ है, कानून ने उसको हक़ दिया, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, इस फैसले को वेरी भी हो सकता है, कंफर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर इसको लेके सिर्फ वो जाए। और एक बात और कर दूं इसमें कि ये जो रीपोलिंग जो है ना 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस की बात है, देखिए अगर आप हुकूमत में बैठे हो और एक सर्टन परसेंटेज का फ़र्क हो हुकूमत में और सारा कुछ आगे भी ईमानदारी से, आप कह लें कि सारा कुछ ईमानदारी से होना है, 23 पोलिंग स्टेशन पे ईमानदारी से पोलिंग होनी है, तब भी हुकूमत पे में बैठ कर ये मुमकिन है कि वो उन 23 पोलिंग स्टेशन में वो सर्टन परसेंटेज का फ़र्क निकाल ले। उनको पता चल गया ना कि बाकी रिमेनिंग में क्या परसेंटेज है, वो सारे के सारे अपना वोटर पूरे का पूरा सरकारी मशीनरी को निकाल के ईमानदारी से ला के वो रिज़ल्ट चेंज कर देंगे। तो मुनासिब यही हुआ करता है कि जब इतने बड़ी जगह पे उसमें उन्होंने कंसीड भी कर लिया, वज़ीर आज़म साहब ने एज ए वज़ीर आज़म कंसीड कर लिया कि 23 पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो देन अगर 23 पे एतराज़ नहीं है तो पूरे के पूरे हल्के में भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि 23 हल्कों पर जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर एतराज़ नहीं है, तो फिर पूरे हल्के की पोलिंग पर भी रीपोलिंग पर एतराज़ उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब और मुदस्सिर रिजवी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और इस अहम इशू पर अपनी आरा का आप इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, उम्मीद और इम्कान यही जाहिर किया जा सकता है कि जब वोट देने के लिए आप और हम पोलिंग स्टेशन पर जाएं तो इस यकीन और उम्मीद के साथ जाएं कि नतीजा वही निकले जो हमने वोट दिया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।